हेलो गणेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी हाँ आवाज मैम आ आ रही रही। हाँ मैम आ रही। ठीक ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी गुड प्रेजेंट हियर। आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आप लोग गोपी अपना सर। माइक को म्यूट कर लीजिए। गुड स्टूडेंट आप आफ्टरनून लोग अपना सर। माइक के म्यूट कर लीजिए। सर और मैम आ गए हैं। हेलो। हेलो जी। गुड आफ्टरनून गोपी सर। थैंक यू मैम, वेलकम। प्रणाम, मैं भी सरोज चौधरी। प्रणाम मैम, प्रणाम। चलिए। गुड आफ्टरनून सरोज मैम। नमस्ते नमस्ते। क्या गणेश जी, अभी तो कितना समय हो रहा है, तो बच्चे रुके हैं? 5 मिनट बाकी है सर। तो 5 मिनट अभी रुकते हैं सर। यहाँ तो हम लोग को रुकना होगा, ताकि रिपोर्ट नहीं शुरू करेंगे ठीक तब है तक सर। तो हम लोग बात करते हैं। क्या सरोज मैम? हाँ 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 सर, वो बच्चों से तब तक एक निर्देश दे दीजिए कि वो लोग जो आपस में जो हमारा एक गुड प्लेटफॉर्म है आफ्टरनून सर। गुड हाँ, उसको निर्देश दे गुड आफ्टरनून दीजिए सर। गुड कि वो आफ्टरनून लोग जो मैम। अपना मैसेज देते हैं वो आपस में बातचीत ना करें। आपस में वो टेक्स्ट करते हैं और आपस में ही बातचीत शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो आपत्तिजनक बच्चे सुन शब्द रहे भी हैं? ये लोग लिखते हैं। बच्चे, हमारे बच्चे सुन रहे हैं मैम का सजेशन? यस हाँ, हाँ, वो बहुत ही सीनियर टीचर हैं और बहुत ही उम्दा शिक्षक हैं, और कितना समर्पित है जिसका प्रमाण ये है कि हमेशा वो जुड़े रहते हैं। उनके सजेशन को आप नजरअंदाज न करें, इस बात को ध्यान में रखें। कोरोना महामारी ने हम लोगों को बहुत कुछ हानि पहुंचाया, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है बच्चों को कि एक प्लेटफॉर्म पर आज तक कभी ऐसा इतिहास नहीं हुआ कि जीईएस का क्लास इस कदर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, सभी जो लोकल टीचर हैं, वो सभी जो विद्वान शिक्षक हैं, वो सभी आपके सामने उपस्थित हैं। एक इंग्लिश पत्रिका में आ गया मैम कि हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय है ये जो सेंट्रलाइज क्लास चला रहा है। 60-65 कॉलेज हैं और जी, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय कदम है सर, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लिया गया है। हाँ, यूनिवर्सिटी का यह कदम सराहनीय है, और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, बहुत कम है। सही बात है। जिनके भी दिमाग में ये बात आई कि जीईएस का इस कदर क्लास होना नहीं, चाहिए, दरअसल हम आपको क्लियर कर दें, यह सोच ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर डॉली सिन्हा जी का है। जी सर। हाँ, जी, इसके लिए उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ। इस सोच को पीछे की बात है कि कुलपति महोदय ने और कुल सचिव महोदय ने तहे दिल से दिया और तुरंत इस पर कार्यवाही शुरू हो गई। इसीलिए ये त्रिमूर्ति जो है, माननीय कुलपति, माननीय प्रति कुलपति और सचिव, इसके लिए कोटि कोटि बधाई के पात्र है मैम। जी सर। और इसीलिए तो बच्चों को चाहिए कि अगर हमारे सामने इतनी बड़ी उपलब्धि एक रखी गई है तो इसका पूरा लाभ लें, और ले भी रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट सर सामने अभी हैं, उपस्थित हैं, उसमें इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, वो बाद में भी मुझे कॉल करते हैं और इतने सीरियस हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई वो कर रहे हैं जीईएस की कि मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने उनको बहुत प्रोत्साहन भी दिया
और मुझे ऐसे ऐसे बच्चों पे गर्व है। ये पेपर एक पूर्णतः नेग्लेक्ट पेपर था। हाँ, आज तक किसी कॉलेज में कभी भी पढ़ाई नहीं गई, जबकि इसका एक पार्ट पर्यावरण से जुड़ा हुआ है सर, हाँ, बिल्कुल। और इसको पढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी का निर्देश भी है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठन पठन होना चाहिए। क्या गणेश जी आपका समय हो गया? हाँ, 1 मिनट और है। अभी 2 मिनट, 1 मिनट बाकी है सर। गणेश जी, हाँ सर, 1 मिनट बाकी है। गणेश बोल रहे हैं 1 मिनट। आपको गूगल पर कितने बच्चे आ गए? 90 बच्चे सर। 91 बच्चे हैं सर। सर एग्जाम कब होगा? जब आपकी तैयारी हो जाएगी तभी एग्जाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले आप पढ़ाई कीजिए, एग्जाम जब देख लेगी हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों से पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लें, तो रिसोर्स पर्सन आपके सामने आज विराजमान हैं, उनके व्याख्यान का आप आनंद ले सकेंगे। हाँ, बीच में प्लीज ना टोके। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गुप्ता खानम मैम का स्वागत करता हूं और अपने कलीग डॉक्टर सरोज चौधरी का स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों का आज के 14वां दिन के 14वां वर्ग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपका बच्चा, कल जो था आपका जनरल स्टडीज समाप्त हो गया, आज से आपका सर गुप्ता मैम नया यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हैं और यह है इन्वायरमेंटल स्टडीज। आपको जैसा कि पता है कि आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज इंपॉर्टेंट एंड नीड फॉर डेफिनेशन एंड स्कोप सर। Excellent. Sorry. Very. You are right. Environmental studies, definition and scope. मैंने कल के बारे में बोल दिया था धोखा। जी सर। तो definition and scope ये बच्चों हम बता दें, डॉक्टर गुप्ता खानम जो हैं बिहार की पुत्री हैं। इन्होंने 10th 12th बिहार बोर्ड से किया है। ग्रेजुएशन इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से किया है और पटना विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इसके पूर्व इनका शिक्षण का अपना अनुभव है और भले ही व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा हमसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दूसरे शिक्षकों के द्वारा और खासकर पुतुल मैम के द्वारा इनके बारे में काफी तारीफ सुनते कि समर्पित शिक्षिका हैं और मैं ऐसे समर्पित शिक्षिका को जो है मैं तो स्वागत करता हूं और श्री के बराबर है, तो मैं बहुत बहुत आपको आशीर्वाद भी देता हूं। दरअसल बच्चों, आप जान लें कि आज जो शुरू होने जा रहा है आपका मैंने जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकेंड पार्ट, जिसको बी पार्ट में रखा गया है, एनवायरमेंटल स्टडीज। सच पूछा जाए तो मैडम अच्छी तरह आपको बताएंगे, यह अप्लाइड साइंस का हिस्सा है। इसको केवल आप पढ़े नहीं, समझने के, इसको समझें और सबसे महत्वपूर्ण है हम इसका उपयोग करें। और उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे को भाषण देना है। उपयोग करने का मतलब है हम क्या कर सकते हैं। यदि आप अपने घर को ही पर्यावरण संरक्षण में अपने घर की सफाई के द्वारा मदद कर सकते हैं, अपने सामने के सड़क को साफ कर लेते हैं, यही काफी है। तो कहने का मतलब है यह पूर्णतः ज्ञान का जो पहला हिस्सा है, पढ़ना लिखना सीखना,
दूसरा हिस्सा है शोध करना, खोज करना, और ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका उपयोग करना। तो यह इन्वायरमेंटल जो है आपको व्यवहार करने की कला विकसित करेगी। अब मैं शगुफ्ता मैम से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रारंभ करें। जी सर। तो आज मेरा टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो मैं अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही देखने में? नो नो जब आप देख पा रहे हैं तो मैं अब आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें आप लोग सभी लोग, तभी आप ठीक प्रकार से सुन पाएंगे, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। तो आज का टॉपिक है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। जब हम जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो आज हम यूनिट 1 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट। आज हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज और उसके डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन के आरंभ से ही मनुष्य एवं पर्यावरण में आपसी संबंध बना रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है और उसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक परिवेश बहुत ही अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति यानी पृथ्वी को माँ कहा गया है, चूंकि पृथ्वी माता के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। भारतीय समाज आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हमने प्रकृति प्रेम को ही सर्वोपरि रखा है और इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं धार्मिक ग्रंथों में पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं के सामाजिक महत्व को बताते हुए उनको पारिस्थितिकी से जोड़ा गया है। प्राचीन युग में भी विभिन्न दार्शनिकों, शासकों और राजनेताओं ने प्रकृति के प्रति जागरूकता दिखाई है। प्राचीन युग के विद्वान कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में वन संरक्षण का उल्लेख किया है। हालांकि वर्तमान समय में मनुष्य जो प्रगति की ओर अग्रसर है वह दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति तो कर रहा है और विकास की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन इसी विकास ने हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित किया है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके आप लोग चुप हो जाएं, माइक ऑफ कर लें। वनों की कटाई, वनस्पतियों और जीवों के संबंधों में कमी, औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख आदि से जो पारिस्थितिकी परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है या जो प्रदूषण आ रहे हैं हमारे सामने, उससे प्रकृति का संतुलन बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मैम एक बार फिर से प्लीज बता दीजिए ना थोड़ा। अच्छा, वनों की कटाई, वनस्पतियों और जीवों के संबंधों में जो कमी आ रही है, औद्योगिकरण और शहरीकरण। अब हम लोग सभी जानते हैं कि जो औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास हुआ है, विभिन्न कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं, जिससे नगरीकरण में भी वृद्धि हो रही है, नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। तो इन सभी के परिणाम स्वरूप या फिर परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख आदि से जो पारिस्थितिकी यानी हमारा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और इससे प्रकृति जो है हमारी, उसका संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है।
इसलिए ये आवश्यक है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति लाई जाए और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लोग जागृत हों और समझें। इसी पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए ही विश्व पर्यावरण दिवस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। अब मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ बताऊंगी। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। मैम कौन सा डेट बोले? 5 जून आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको वहां विजिबल है। हर वर्ष यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में यह मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। और पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में। कब की थी? वर्ष 1972 में। फिर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बुलाई गई पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर पहला बड़ा सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और यह सम्मेलन 5 से 16 जून तक आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में 5 से 16 जून तक चला था। बाद में उसी वर्ष 15 दिसंबर को महासभा ने एक रेजोल्यूशन के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपना लिया। तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया गया है और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे। और इस वर्ष पहली बार केवल 1974 को मनाया गया था और इसी वर्ष पहली बार केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ के थीम के साथ ये मनाया गया था। हर बार पर्यावरण दिवस से जुड़ी कोई ना कोई थीम होती है और कोई ना कोई इसके एक प्रस्तुता देश होते हैं जहां जो मेजबानी करते हैं पर्यावरण दिवस की। तो पहली बार इसका जो थीम था ओनली वन अर्थ था और इसमें हर साल 143 से भी अधिक देशों की भागीदारी होती है, यानी 143 से भी ज्यादा देश इसमें भाग लेते हैं। जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी इस विश्व पर्यावरण दिवस में, कृपया अपना माइक ऑफ कर लें, उन्होंने भी इस पर्यावरण दिवस में, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया था कि विश्व पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ से ये भारत का पहला कदम माना जाता है जो कि इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और इसलिए ये दिन भारत के लिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण इस तरह से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ इंदिरा गांधी का एक पुरस्कार भी है, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी लोगों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जब हम बात करते हैं कि थीम की, कि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई थीम होती है विश्व पर्यावरण दिवस की और कोई ना कोई मेजबान यानी प्रस्तुता देश होते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो अभी गया है यानी कि 2021, उसकी भी कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये आपको इस पे स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम
रेस्टोरेशन। इसका क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का हम क्या अर्थ ले सकते हैं? इकोसिस्टम को हरा भरा करना, जैसे पेड़ों को उगाना, शहरों को हरा भरा करना। जैसे आजकल हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ पौधों को नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में डिसबैलेंस उत्पन्न हो जाता है। बगीचों को जब हम फिर से बनाएंगे, नदियों की सफाई करेंगे, तटों की सफाई करेंगे, तब क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र फिर से हरा भरा हो जाएगा और वो बहाल हो जाएगा। तो इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनिप की साझेदारी में, यूनिप के साथ साझेदारी में इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है। ये क्लियर है आप लोगों को? इसकी मेजबानी इस वर्ष कहाँ हुई है? पाकिस्तान द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, और इसकी थीम है, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए मैम। एक्सक्यूज मी, आप लेक्चर सुनिए चुपचाप। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इसका थीम क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हाँ, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उसको आसानी से नोट कर सकते हैं, तो नोट भी कर लीजिए। फिर इसी तरह लेक्चर के बीच में कृपया ना बोलें, पहले आप लेक्चर पूरा सुने। जो भी सवाल होगा एंड में मैं टाइम दूंगी 5 से 10 मिनट, तो आप पूछ लेंगे। तो इसी तरह भारत ने 2 बार मेजबानी की है विश्व पर्यावरण दिवस की। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे कि भारत ने कितनी बार मेजबानी की है विश्व पर्यावरण दिवस की और कब की है। तो भारत ने सन 2011 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है और सन 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है, यानी प्रस्तुत किया है, उसके प्रस्तुतादेश रहे हैं। सन 2011 की थीम थी वन प्रकृति आपकी सेवा में। 2011 की थीम थी वन प्रकृति आपकी सेवा में। और सन 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण, यानी कि भारत में 2 बार पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई है। इसी तरह मैम एक बार फिर से रिपीट कर, मैम फिर एक बार रिपीट करिए। सन 2011 में वन प्रकृति आपकी सेवा में, 2011 थीम है वन प्रकृति आपकी सेवा में। और सन 2018 मेजबानी मतलब प्रस्तुत करना, कौन से दो देश उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो प्रस्तुता देश। मैम सन 2011 में से आगे एक बार बता दो। वन प्रकृति आपकी सेवा में और 2018 में बीट प्लास्टिक प्रदूषण। तो 18 में बीट प्लास्टिक प्रदूषण, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि पर्यावरण अध्ययन जो है भारत में एक शिक्षा शैक्षणिक विषय के रूप में कब से आया है। तो भारत में पर्यावरण शिक्षा की सिफारिश हॉटक समिति ने सन 1929 में ही की थी, लेकिन किसी भी आयोग ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत नहीं हो पाई। भारत में पर्यावरण शिक्षा की सिफारिश कोठारी आयोग ने सन 1964-66 में की थी, लेकिन उसके बाद फिर जब 1968 की राष्ट्रीय प्रथम शिक्षा नीति बनी, तब भी उसमें उसका कोई खास जिक्र या उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जब एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 1975 आई, तो उसमें पर्यावरण शिक्षा की सिफारिश की गई और इसे कक्षा 1 और 2 में सामान्य रूप से पढ़ाने के लिए और कक्षा 3 एवं 5वीं में, 3, 4, 5वीं में 2 भागों में बांटकर पढ़ाने के लिए, यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान और साइंस में पढ़ाने के लिए कहा गया। यहीं से भारत में पर्यावरण शिक्षा का आगाज हुआ, यानी कि एनसीएफ 1975 से भारत में पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत हुई। फिर जब 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी तथा 1988 की जो एनसीएफ हुई, उसने 1975 की एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को ही की व्यवस्था को बनाए रखा। एनसीएफ 2000 में कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण को भाषा एवं गणित के साथ सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि
पर्यावरण को भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाना है स्कूली शिक्षा में, तथा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए अलग पर्यावरण रखा गया, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, जिसमें साइंस और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों ही एक साथ होने चाहिए, दोनों का ही कॉम्बिनेशन। आगे मैं आपको बताऊंगी कि पर्यावरण कैसे एक बहुविषयक प्रकृति का विषय है जिसमें सभी विषयों का समाकलन हो जाता है। साथ ही उच्च शिक्षा में अगर हम पर्यावरण शिक्षा की या पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो आज विभिन्न स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी पर्यावरण से संबंधित एक विशेष पत्र अलग से रखा जाता है। आज आप जो पर्यावरण शिक्षा पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, वो भी उस शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा की सिफारिश के कारण ही पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताऊंगी कि पर्यावरण अध्ययन क्या है और इसके कौन कौन से घटक हैं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं जिनसे हम घिरे होते हैं यानी जो हमारे हमको घेरे हुए होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है मैम। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए तभी आप सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। अपना माइक म्यूट कीजिए। हमारे चारों ओर की वस्तु, पर्यावरण अध्ययन क्या है? अभी हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। तथा उस पर्यावरण यानी कि जो पर्यावरण है उसके बारे में ही विस्तृत रूप से अध्ययन करना पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। और पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय है जो पर्यावरण का अध्ययन करता है और इसका संबंध हर एक जीवित प्राणी से होता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन और जीवों पर इसके अंतर्निहित या प्रेरित परिवर्तनों की स्थिति है। इसमें न केवल हम भौतिक और जैविक लक्षणों का अध्ययन करते हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का और मनुष्य पर, पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव का भी अध्ययन सम्मिलित है इसमें। अब मैं आपको बताती हूँ पर्यावरण अध्ययन के घटक कौन कौन से घटक होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, 3 घटकों के विषय में जागरूकता देना या जागरूकता फैलाना या उनका अध्ययन करना है। पहला पर्यावरण, दूसरा पारिस्थितिकी और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। तो पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पर्यावरण क्या है, यानी कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से घटक हैं। तो मैं अब कंपोनेंट्स आपको मैं जैसे जैसे स्लाइड चेंज करते जाऊंगी बताते जाऊंगी कि क्या है, आप बस पेशेंस रखिए और सुनिए लेक्चर को, ठीक है। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना है, जहां परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। जैसे अब आपने घर से बाहर ही निकलते हो तुम, अब 5 मिनट चलो तो जो भी चीजें आसपास तुम्हारे हैं वो सब क्या है तुम्हारा? पेड़ पौधे, मकान, पक्षी, सॉइल, चट्टान, पर्वत, हवा, सब क्या है? हमारा पर्यावरण है और हम इससे घिरे हुए हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट है। इस तरह पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है और हमेशा हम अपने पर्यावरण से घिरे होते हैं और यह हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारे लाइफ प्रोसेस को, जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो यही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो ये एनवायरनमेंट शब्द कहलाता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वर्नर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और जो भी प्रकृति है हमारे चारों ओर, वो हमारा पर्यावरण है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जो भी हमारा विद्यमान है या हमारे चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है वह हमारा पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, पठार हो सकती हैं। अब पर्यावरण की मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी तुम्हें, आप लोगों को कुछ पर्यावरण की परिभाषाओं से अवगत कराऊंगी। तो पर्यावरण एम.जे. हर्कोविट्स ने कहा है कि पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं।
हमारे जीवन के विकास चक्र को पर्यावरण किसी न किसी तरह से प्रभावित करता ही है, और हम अपनी प्रकृति से दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, और प्रकृति भी हमसे किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है, या असर हमारे व्यवहारों का प्रकृति पर पड़ता है। फिर सावेंद्र सिंह ने पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक यानी कि अजैविक, भौतिक को अजैविक भी कहते हैं, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक होते हैं। भौतिक तत्व स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, मृदा, शैल, खनिज सब मानस निवास से क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं तथा उसके सुअवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। हम सभी जानते हैं, तो कहीं पूरे देश में कहीं भी पर्यावरण हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कहीं ठंडा होता है, कहीं गर्म होता है, कहीं पठारी जगह होते हैं, कहीं मैदानी जगह होते हैं। तो हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन बनाना पड़ता है। सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पौधे, जीव जंतुओं को भी उसी हिसाब से अपने आप को अनुकूलन क्षमता विकसित करनी होती है। तो जैविक तत्व की जब हम बात करते हैं तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव जीव मंडल की रचना करते हैं। और सांस्कृतिक तत्व आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुख्य रूप से ये क्या है, मानव निर्मित है। ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ये प्रकृति ने नहीं दिए हैं, सभी कुछ इसमें आ जाते हैं। तो जैविक घटक हो जाते हैं सजीव और अजैविक घटक हो जाते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अजैविक घटक को भौतिक घटक भी हम कहते हैं। अजैविक और भौतिक सेम है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं मानव निर्मित या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? घर, परिवार, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थितियां, हमारी परंपराएं, व्यवसाय, जो भी सुविधाएं हमारी हैं वो सब मानव नहीं बनाई है, मानव द्वारा ही निर्मित है। मानव ने बनाई नहीं है, मानव द्वारा ही निर्मित है। और मानव किनका निर्माण करने में लगता है? मानव निर्मित है भवन को बनाता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, पूजा स्थल बनाता है। ये सारी जो घटक हैं वो सारे मानव निर्मित हैं। अब इसमें पिक्चर में भी आपको दिख सकता है कि पर्यावरण के घटक हैं। प्राकृतिक घटक में क्या क्या आ जाता है? सजीव में जैव मंडल है, और स्थल मंडल आ जाता है निर्जीव में, वायुमंडल आ जाता है निर्जीव में, जल मंडल भी निर्जीव में आएगा यानी कि अजैविक में आ जाएगा, और जैविक में आएगा जैव मंडल। फिर मानव निर्मित कौन कौन सी चीजें हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। और मानव भी एक पर्यावरण का घटक है। जैसे व्यक्ति, परिवार बनता है, समुदाय बनता है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, शैक्षणिक संस्थानें हैं, धर्म है, ये सारी मानव निर्मित घटक हैं। अब हम बात करते हैं जैविक और अजैविक घटकों को। जिस तरह मैंने जैविक और अजैविक घटक को आपको बताया, उसी तरह जैविक और अजैविक घटकों को हम वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल में भी बांट सकते हैं। तो सामान्यतः पर्यावरण के 4 महत्वपूर्ण घटक और हो जाते हैं। 2 तो प्रमुख घटक है प्राकृतिक और मानव निर्मित, 4 अलग हो जाते हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बहुत प्रकार की गैसों से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें धूल कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। फिर जल मंडल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल क्षेत्र है। इसको हम एक चार्ट द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे ही आपको 2 चार्ट दिख रहा है। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इस पिक्चर द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जल वाष्प पाया जाता है, धूल कण पाया जाता है। जल मंडल में पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल क्षेत्र है ये, और पृथ्वी का 2/3 भाग लगभग 71% जल से ढका हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। पृथ्वी का कितना परसेंट? लगभग 71%
जल से ढका है। इसमें महासागर भी आ जाते हैं जलमंडल में, झीलें, नदियां, जलाशय, सभी कुछ मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की। तो जो पृथ्वी का ठोस ऊपरी परत या जो परपटी होती है उसे ही हम स्थल मंडल कहते हैं, और पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग यानी कि 29% स्थल मंडल है, 29% स्थल मंडल है। और यह मंडल किससे बना है? शैलों से, खनिजों से, और इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। आप इन दोनों चित्रों में देख सकते हैं कि वायुमंडल कहाँ है, जलमंडल कहाँ है, स्थल मंडल कहाँ है। अब हम बात करेंगे जैव मंडल। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैव मंडल में वायुमंडल भी आता है, जल मंडल भी आता है और स्थल मंडल भी आता है, यानी कि इन तीनों का थोड़ा थोड़ा अंश जैव मंडल में आता है। तो जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। और एक तथ्य यह भी है कि जीव मंडल पृथ्वी का एक इकलौता भाग है जहां सारा जीवन मौजूद है, और यह समुद्री सतह से कुछ सैकड़ों मीटर नीचे तथा कुछ किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। पृथ्वी का सारा जीवन इस पतले से खोल के अंदर ही सीमित है, जिसमें पृथ्वी के ऊपरी भाग की भूमि, जैव मंडल में क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग की भूमि, महासागर का ऊपरी हिस्सा और निचले वायुमंडल का भाग। और हमें यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि जैव मंडल ही सबसे बड़ा मंडल है। देखने में तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल बड़े लगते हैं, लेकिन जैव मंडल इन तीनों का ही अंश लेकर इस मंडल को ही सबसे बड़ा मंडल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार के बारे में। एक समाजशास्त्री के समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, समाजशास्त्रीय रूप से पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण की सारी अवस्थाएं या चीजें आ जाती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, जिसे प्रकृति ने निर्मित किया है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य ने निर्मित नहीं किया, मनुष्य ने इसका निर्माण नहीं किया है। जैसे हवा, पानी, वर्षा, सूर्य, चंद्रमा, इसका निर्माण हम मनुष्यों ने नहीं किया है। ये सभी प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण के तत्व हैं। और भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत उन समस्त अवस्थाओं तथा प्रभावों का समावेश होता है जिनका अस्तित्व तब भी बना रहेगा यदि मनुष्य ना हो। यानी हम जब मनुष्य ना भी होंगे तब भी ये सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, धरती अपने से बनते रहेंगे और इनका चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो इस पर्यावरण से तात्पर्य उस संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे से है जो मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक घेरे रहता है। मनुष्य सामाजिक नियम, रीति रिवाज, धर्म, विवाह संस्थाओं आदि को बनाता है। ये सभी मानवकृत हैं और इनके बनाने के बाद मानव स्वयं इससे घिर जाता है। हम बहुत सारे रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं और बाद में उन्हीं को फॉलो करते करते उनसे हम घिर जाते हैं। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से यदि प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण को निकाल दें तो जो कुछ भी हमारे पास बचेगा वही सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होगा। और इसमें हमारे धर्म, प्रथा, परंपरा आदि, आचार विचार, मूल्य सभी आ जाएंगे। अब हम लोगों का पर्यावरण, जो पर्यावरण अध्ययन का एक प्रमुख घटक था पर्यावरण, उस पे चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम पर्यावरण अध्ययन के दूसरे घटक यानी पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर्यावरण अध्ययन का भाग है जिसमें हम जीवों, पौधों और जंतुओं और उनके संबंधों या अन्य जीवित या निर्जीव पर्यावरण पर अन्योन्याश्रितता के बारे में अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ये याद रखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले
अर्नेस्ट हिकल ने किया था। अर्नेस्ट हिकल शारीरिक संबंधों को शामिल किया जाता है जो एक विशिष्ट स्थल की इकाई में और उनके बीच में घटित होते हैं। अब हम पर्यावरण अध्ययन के तीसरे घटक के बारे में बात करते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा प्रथम सन 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम सन 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र काफी बड़ा या बहुत छोटा भी हो सकता है। ये एक बड़ा जंगल, महासागर या छोटा सा कंपोस्ट खाद का गड्ढा या एक्वेरियम, जो हम लोग घर में मछली घर जो रखते हैं अपना सजाकर, एक्वेरियम, वो भी हो सकता है। सही मायने में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र होने के लिए इस इकाई में जीवन को स्वयं में बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, यानी इसमें जीवन खुद ही चलता रहे, उसमें क्षमता इसमें होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सामग्री चक्रीय रूप में फिर से उपयोग आनी चाहिए, यानी जो कुछ भी इस प्रणाली में छोड़ा जाएगा वह दूसरे के द्वारा उपयोग में लाया जा सके और इसका उपयोग पहले जीव द्वारा भी किया जा सके। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारी सांसों द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, जिसको पौधे पुनः ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। और पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक दूसरे से किसी न किसी रूप में हम जुड़ा हुआ पाते हैं, और ये सारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक साथ मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, और यही सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सभी पृथ्वी, सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि आ जाते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसके दो प्रमुख घटक हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। उत्पादक क्या है? पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। यहाँ आप इसको पिक्चर द्वारा आसानी से देख सकते हैं, इस चित्र द्वारा आप इसको आसानी से समझ लेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। सेकंड पिक्चर को देखिएगा, उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक। पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता कौन है? यानी कंज्यूमर। जो जीव जंतु अपना भोजन निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों को और कोमल तनों को खाते हैं। अगर आपको फर्स्ट पिक्चर में भी दिखता होगा तो ये पेड़ पौधा दिख रहा है और टिड्डा एक दिख रहा है। द ग्रासहॉपर ईट द प्लांट्स यहाँ दिख रहा है। तो ये टिड्डा क्या कर रहा है? पौधे को खा रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि टिड्डा, बकरी, ऊंट, हिरन आदि सब क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या करते हैं? शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये जो है शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे टिड्डा ने क्या खाया? पेड़ पौधा खाया। तो टिड्डे को किसने खाया? द माइस ईट द ग्रासहॉपर। चूहे, जो चूहा है उसको, उसने टिड्डे को खाया। तो ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। इसमें आप मोर, सियार, लोमड़ी को भी ले सकते हैं, बिल्ली भी आ सकती है। तो ये सब मिलकर ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। फिर हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की, यानी कि टर्टियरी कंज्यूमर। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या फिर दोनों को ही खा लेते हैं।
एक शेर या बाघ जो होता है, या एक जो ईगल होता है, आप देख सकते हैं द ईगल ईट द स्नेक। तो ईगल एक चूहे को भी खा सकता है और एक सांप को भी खा सकता है। जैसे शेर हिरन और लोमड़ी दोनों को ही खा लेता है। हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, और लोमड़ी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। हाँ, हिरन ने क्या खाया था? पेड़ पौधा खाया था, तो वो तो प्राथमिक उपभोक्ता थी। और लोमड़ी क्या थी? द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि उसने तो चूहे को खाया था या फिर जिसने उत्पादक को खाया था उसको खाया था। तो जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को ही खा लेते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या होते हैं? ये उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जैसे हिरन, बकरी वगैरह। और सर्वाहारी कौन होते हैं? मनुष्य, कौवा। मनुष्य क्या करता है? पेड़ पौधे के साथ साथ शाकाहारी जीवों का भी सेवन करता है। तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। तो मनुष्य है, कौवा है, बिल्ली है, ये सारे सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या है? ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, यानी डिकम्पोजर। अपघटनकर्ता को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु या कवक। आप जो ये देख रहे हैं पूरा साइकिल चल रहा है, द न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द सन एंड वाटर काउजेज द ग्रास टू ग्रो। ये इससे पेड़ पौधे पनपते हैं प्रकाश संश्लेषण से। फिर टिड्डा क्या करता है? इन पेड़ पौधों को खाता है। फिर ये चूहा किसको खाता है? टिड्डे को। ये सांप चूहे को खाता है, और ये ईगल सांप को खाता है। ये जो ईगल है एपेक्स प्रीडेटर है, यानी कि ये सर्वोच्च मांसाहारी है। सबसे बड़ा मांसाहारी जो होता है सर्वोच्च मांसाहारी इसको कहते हैं। फिर जब ये ईगल मर जाएगा, व्हेन द हॉक डाइज, हॉक जो है ये मर जाएगा, तो फंगी ब्रेक्स, ये जो कवक हैं, जीवाणु या कवक, इसको क्या करेंगे? इसकी बॉडी को सड़ा गलाकर फिर से उसको न्यूट्रिशन में बदल देंगे, यानी कि पोषक तत्वों में बदल देंगे। तो ये चलता रहता है चेन। अब हम बात करते हैं अजैविक, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों ही हैं। तो जब हम बात करते हैं अजैविक घटक की, मैम कवक क्या होता है? कवक क्या होता है? कवक ये फफूंद जैसा आप नहीं देखते हैं जो अपघटन कर देता है। कवक फफूंदी जैसा जो आपको दिखता है, फंगी समझते हैं ना? फंगस। हाँ, फंगस को कहते हैं। ठीक। तो अजैविक, इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए दोनों के ही लिए आवश्यक हैं। वायु प्रकाश उत्पादक के लिए भी आवश्यक है और उपभोक्ता के लिए भी आवश्यक है, दोनों के ही लिए आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे आपने पिक्चर में देखा था कि पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, और सांप को हॉक ने खाया या ईगल ने खाया। तो ये सारी जो चेन है वो चलती रहती है। फिर पौधे को टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। तो ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, और इससे क्या होता है? खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे क्या होता है? खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, और ये श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। इस तरह एक चक्र चलता रहता है। और जब हम ये जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा है 10% ही आगे बढ़ती है, क्योंकि जब एक दूसरे को खाने के क्रम में ये ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती है या विलुप्त होती जाती है, तो आखिरी जो होगा कंज्यूमर, तो उसके पास ये ऊर्जा 10% ही पहुंचेगी। ये तब यहाँ तक है हो गया। अब हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन के घटक यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब हम पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन एक मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक अध्ययन दोनों के ही विषय सम्मिलित हैं।
जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं और इसके घटक या अंश हैं। आप इस पिक्चर को देखें, पर्यावरण अध्ययन दिख रहा है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन के भौतिक घटक को देखते हैं तो भौतिक घटकों का अध्ययन यानी कि जल, स्थल, वायु, सौरताप, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, किन विषयों में करेंगे? भूविज्ञान में, जलवायु विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में। जब हम पर्यावरण अध्ययन के जैविक घटक की बात करेंगे जिसमें वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव आते हैं, तो इनका अध्ययन हम किस विषय के अंतर्गत करेंगे? विषयों के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जनांकिकी। फिर पर्यावरण से संबंधित संसाधन, संरक्षण व पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन किन विषयों के अंतर्गत किया जाएगा? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जन प्रशासन, कृषि विज्ञान, विधि, प्रबंधन। फिर पर्यावरण से संबंधित भौतिक व जैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन किसमें किया जाएगा? परिस्थितिकी की विज्ञान, भूगोल शास्त्र। यानी कि जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो ये बहुत सारे विषयों का समाकलन है और प्रत्येक विषय किसी न किसी एक विशेष पक्ष का ही अध्ययन करता है। सभी विषय पूरी तौर पर पर्यावरण का अध्ययन नहीं करते हैं, प्रत्येक विषय किसी एक विशेष पक्ष से ही संबंधित होता है। आज पर्यावरण संरक्षण में जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, कृषि विज्ञानी, प्रबंध विज्ञानी आदि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और ये एक ऐसा विषय है जो अनेक विषयों और अनुशासनों को स्पर्श करता है। भिन्न भिन्न विषयों में प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र आदि में किया जाने वाला पर्यावरण का जो अध्ययन है वो समग्र रूप में नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ ही पक्षों तक ही सीमित होता है और प्रत्येक विषय पर्यावरण के एक विशेष पक्ष का अध्ययन करके पर्यावरण को संरक्षित करने में, उसकी सुरक्षा करने में अपनी भूमिका निभाता है। और पर्यावरण के समग्र अध्ययन करने के लिए इन विषयों या क्षेत्रों के विशेषज्ञों का ज्ञान का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यदि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण किसका हो जाता है अध्ययन? भूगोल प्रदूषण, स्पेशली हम भूगोल में ही पढ़ते हैं। तो जब और राजनीति शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं। तो वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषणों की जो अभिक्रिया होती है एवं उनकी प्रकृति रसायन विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग का विषय है। मानव तथा अन्य जीवों पर अगर हम वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो यह जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाएगा। पदार्थों पर अगर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो यह रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विषय के अंतर्गत आएगा। जब हम मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो यह मौसम विज्ञान, भूगोल तथा ऊष्मागतिकी विषय के अंतर्गत आता है। फिर वायु प्रदूषण से निपटने वाले यंत्रों का अध्ययन भौतिक अभियांत्रिकी तथा रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम यह जानें कि वायु प्रदूषण का इतिहास क्या है, वायु प्रदूषण कब से होने लगा, ये कब से बढ़ने लगा, तो हम सभी जानते हैं कि जब औद्योगिकीकरण और नगरीकरण आया, उद्योगों की स्थापना हुई, कल कारखाने आए, तो प्रदूषण का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा वायु प्रदूषण के। तो इसका अध्ययन किसमें सम्मिलित हो जाएगा? इतिहास में। इतिहास विषय से सम्मिलित इस पक्ष का अध्ययन करेगा। फिर वायु प्रदूषण के सामाजिक तथा आर्थिक दुष्प्रभावों का अगर हम अध्ययन करना चाहेंगे तो इसके लिए अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विषय का चुनाव किया जाएगा। तो इस तरह वायु प्रदूषण से अगर निपटने की नीतियों का अध्ययन करना है कि इससे संबंधित कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी और उसे क्या क्या लागू किया जाएगा, तो इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस उदाहरण से हमको पता चलता है कि चाहे कोई भी हम ले लें, वायु प्रदूषण ही क्या, जल प्रदूषण या कुछ भी ले लें, तो अगर उसका अध्ययन करेंगे तो ये सिर्फ एक विषय से ही संबंधित नहीं होगी वो समस्या, उसका अध्ययन इन सभी विषयों में किया जाएगा और सभी विषय जो है उस समस्या की किसी न किसी एक पक्ष का अध्ययन कर उससे संबंधित जो समाधान निकलेगा उस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को मिलकर कार्य करना होता है, ये किसी एक विशेषज्ञ का कार्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विशेषता यह है कि ये अन्य प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में समाया हुआ है तथा
अनेक विषयों और विषयों को एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक समाकलन विज्ञान है, यानी इंटीग्रेटेड साइंस है। अब हम पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है और क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो विभिन्न नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब आप आपके यहाँ जानने योग्य बात है कि नवीकरणीय साधन और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो जब हम रिन्यूएबल सोर्स की बात करते हैं तो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, मिट्टी है, जल है, वन है, ये रिन्यूएबल होते हैं, इनको फिर से पैदा किया जा सकता है। लेकिन कुछ संसाधन जो ऐसे होते हैं जिनका अगर आप अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये संसाधन बिल्कुल कम मात्रा में बच जाएंगे और हो सकता है कि इनकी ये दुनिया से समाप्ति हो जाए। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं? जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला, पेट्रोल, गैस, और इन संसाधनों को पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि नवीकरणीय साधन वो होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन हमें इन नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है, साथ ही इनमें विभिन्न संसाधनों के साथ ही इसमें विभिन्न संसाधनों के उपयोग की क्षमता, यानी कि कितनी क्षमता में वो उपलब्ध है, उपयोग के नमूने और विभिन्न संसाधनों के संतुलन का भी विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र से भी हमें परिचित करवाता है। जैसे मैंने अभी आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था, ये हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित करवाता है। साथ ही पर्यावरण पर मनुष्य और अन्य जीवधारियों का क्या प्रभाव पड़ता है एवं इनके बीच कार्यकरण संबंध क्या है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन भी हमें पर्यावरण अध्ययन ही हमें इसके बारे में जानकारी देता है। पर्यावरण अध्ययन जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कितना वो समृद्ध है, पर्यावरण में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के संभावित खतरों से भी हमें परिचित करवाता है। हम सभी यह जानते हैं कि भारत में भी और विश्व में बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की हो, जानवरों की हो, पक्षियों की हो, कहीं ना कहीं लुप्तप्राय होती जा रही हैं, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। और समय ऐसा भी बहुत सारी प्रजातियां तो लुप्त भी हो गई हैं जिनका अब नामो निशान नहीं है, और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा अनुकूल वातावरण बनाएं कि उन प्रजातियों को फलने फूलने का मौका मिले और वो लुप्त ना हो। तो इस बारे में भी हम पर्यावरण अध्ययन में ही जानते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं जैसे भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग, भूकंप, चक्रवात तथा प्रदूषण के क्या कारण हैं, इनका क्या बुरा प्रभाव या परिणाम पैदा होता है या उत्पन्न होता है, साथ ही ये जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं इनको कम से कम कैसे किया जा सकता है, आदि पक्षों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हम ये जानते हैं कि आज भूकंप जितनी तीव्रता से आ रहे हैं लगातार, चक्रवात अभी 2 महीने के बीच में ही 2 महीनों के अंदर ही 2 चक्रवात आए हैं, बहुत ही गंभीर, एक यास तूफान और एक टाउटे तूफान आपने देखा ही है। उनकी तीव्रता कितनी ज्यादा थी, उसने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो पर्यावरण अध्ययन इसका भी क्षेत्र में इसका भी अध्ययन किया जाता है कि ये जो चक्रवात हैं या भूकंप हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, पर्यावरण में क्या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है जिससे ये भूकंप, चक्रवात और प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव को किस तरह जल्द कम से कम किया जाता है या किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का कम धीरे धीरे क्षय हो जाना, जलवायु परिवर्तन, अचानक जलवायु, हिम ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं जहां बहुत ठंडी पड़ती थी वहां गर्मी पड़ने लगी है, तो इन सारी चीजों का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,
इत्यादि को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इनको किन किन उपायों से दूर किया जा सकता है और इसमें कौन सी तकनीकी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है और ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर पर्यावरण अध्ययन लोगों को पर्यावरण के प्रति साक्षर करता है, उनको साक्षर करता है, जागरूक करता है कि विभिन्न पर्यावरणीय कृत्यों, अधिकारों, नियमों, विधान आदि की जानकारी उन्हें देता है कि कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित नियम है, विधान है, आपका क्या कर्तव्य बनता है, ताकि पृथ्वी की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित निर्णय लेने में सहायता ली जा सके। फिर पर्यावरण अध्ययन अधिक जनसंख्या का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के अध्ययन के साथ ही इन प्रभावों को कम करने में विभिन्न विज्ञानों, प्रौद्योगिकी और कला की भूमिका को भी उजागर करता है। हम सभी जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसका हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता है। लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, निवास स्थान नहीं मिलता है, गंदी बस्तियों का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर मैं एक थ्योरी आपके साथ माल्थस की डिस्कस करना चाहूँगी कि माल्थस ने अपनी जनसंख्या की थ्योरी जो दी है, माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, उन्होंने बताया है कि जो खाद्य निर्वाह के यानी कि जिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के साधन हैं, खाद्य निर्वाह के साधन जहाँ अंगनिति दर से बढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के क्रम में बढ़ते हैं, वहीं जनसंख्या में वृद्धि दर गुणोत्तर श्रेणी में होती है, यानी 1, 2, 4। यहाँ खाद्य निर्वाह के साधन 1, 2, 3, 4 में बढ़ रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि 1, 2, 4, 8 दिन प्रतिदिन कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उतने ज्यादा खाद्य निर्वाह के साधन हमारे पास नहीं है। तो इससे तो बैलेंस बिगड़ेगा ही। पर्यावरण अध्ययन इन्हीं विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के लिए उपयुक्त अनुकूल कौशल और प्रौद्योगिकी की पहचान विकसित करने का भी प्रयास करता है। पर्यावरण अध्ययन संसाधनों के सतत उपयोग यानी कि सस्टेनेबल उपयोग की बात करते हैं। संसाधनों के सतत उपयोग अगर हम करेंगे तो उसकी आवश्यकता के बारे में भी सिखाता है कि किस तरह हम संसाधनों का उचित उपयोग करें, उसका व्यय न करें या अपव्यय न करें, ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो एवं उसकी गुणवत्ता खराब हुए बिना भी वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिले और आगे आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। फिर हम इसमें पर्यावरण अध्ययन हमें सैद्धांतिक ज्ञान भी देता है और उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि पर्यावरण को बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए उसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम बना जाए। यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसे हमें व्यवहार में लाना है। जैसे गोपी दमन सर ने भी कहा था कि अप्लाई करना है, अप्लाइड बिहेवियर होना चाहिए, कि इसको हम अप्लाई करें, सिर्फ सुन लें और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, ये नहीं। हमें जिन चीजों को पर्यावरण के बारे में जानना है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या से व्यवहार करने हैं, उन सभी को सीखने में भी पर्यावरण अध्ययन हमें है। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण, अब समय भी समाप्त होने, मैं अपनी कुछ बातों को और रखकर आज का टॉपिक मैं समाप्त करूंगी। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण की आवश्यकता है हमारे लिए, पर्यावरण अध्ययन की बहुत जरूरी है यह अध्ययन हमारे लिए, क्योंकि पर्यावरण या प्रकृति पर ही मानव जीवन निर्भर है। अगर प्रकृति का विनाश हो तो मानव का भी विनाश होगा। तो पर्यावरण का ज्ञान संपूर्ण मानव समाज के लिए एक आधारी पक्ष है, क्योंकि जैव जगत का नियामक है। पर्यावरण ही वह पक्ष है जिसके कारण पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव मिला है। सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पौधों और प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही पौधों और मनुष्यों के विकास या प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण पाया जाता है, जिसके कारण इसे वसुंधरा भी कहा गया है। और पृथ्वी पर व्यापक पर्यावरण प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। एक तरह से ये सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया गया है हमें। मानव सहित सभी जीव यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सभी इसी पर्यावरण की ही उपज हैं। मानव इस सृष्टि की जो सर्वोत्तम रचना है, पर्यावरण के रहस्यों को सर्वाधिक समझा है हम ही लोगों ने। मानव की समस्त अनुक्रियाएं तथा आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, गृह, वस्त्र आदि सभी सामाजिक आवश्यकताएं, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, सौर मंडलीय क्रियाकलाप आदि सभी का सीधा संबंध क्या है? पर्यावरण से है। लेकिन यहाँ ये भी बात उल्लेखनीय है कि तकनीकी जनक आर्थिक विकास के कारण मानव प्रकृति का जो अंतर्द्वंद शुरू हुआ है और यह मान्यता
उत्पन्न होने लगी कि मानव प्रकृति को अपने वश में कर सकता है और उसे मनचाहा फल ले सकता है। और इसी विचारधारा के कारण प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा इस हद तक बढ़ गई है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना पड़ रहा है। आज बहुत सारी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रकट हो गई हैं, जिसके कारण हमें पुनः लौटकर यह देखने की मजबूरी उपस्थित हुई है कि मानव प्रकृति के सभी पक्षों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। अतः मानव का कल्याण प्रकृति के साथ सहयोग में ही है। आधुनिक काल में पर्यावरण का अध्ययन बहुत ही अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि भविष्य के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अपने प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे वर्तमान परिवेश अतीत में प्राकृतिक भूदृश्य थे। जो हमारे आज परिवेश, घर, मकान वगैरह आपको दिखते हैं, वो नेचुरल क्या थे? लैंडस्केप थे, जैसे जंगल, पर्वत, रेगिस्तान और इन सब का संयोग था। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही भूदृश्यों में रहते हैं जो मनुष्यों के हाथे बहुत अधिक परिवर्तित होकर मनुष्य ने ही क्या किया है? गांव, कस्बे और नगर बनाए हैं। ये सब मानव निर्मित है। लेकिन हम में से जो नगरवासी हैं उनको भी खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलता है? आसपास के गांवों से मिलता है। और ये गांव कहाँ? कृषि के लिए जल, ईंधन की लकड़ी, चारा और मछलियों जैसे संसाधनों के लिए जंगलों, घास के मैदानों, नदियों, समुद्र तटों जैसे प्राकृतिक भूदृश्यों पर ही निर्भर हैं। इस तरह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हमारे परिवेश से अटूट संबंध है और इससे हमारा परिवेश भी प्रभावित होता है। हम पीने के लिए और रोजमर्रा के दूसरे कामों के लिए पानी का उपयोग करते हैं, इसी हवा में सांस लेते हैं, ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनसे हमारा भोजन बनता है और जीवित पेड़ पौधों और जीवों के समुदायों पर निर्भर है, जिनमें जीवन का एक जाल बनता है और इस जाल के अंग हम भी हैं। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज यानी आसपास की हर चीज हमारा पर्यावरण है और इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा ही है। प्रकृति पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी के पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा किए बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन पिछले 200 वर्षों में आधुनिक समाज यह मानने लगा है कि प्रौद्योगिक नवप्रवर्तनों का बेलगाम उपयोग करके अधिक से अधिक संसाधन जुटाया जा सकता है, जैसे कि कृत्रिम खादों और कीड़ा मार दवाओं का उपयोग करके खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, पालतू पशुओं और फसलों की बेहतर किस्मों का विकास करना, विशालकाय बांधों से खेतों को सींचना और उद्योगों का विकास करना। इस सब का परिणाम क्या होता है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी तीव्र आर्थिक समृद्धि। लेकिन ये जो एक तरह से अविचारित या अविचारणीय विकास है, इसने क्या किया है? स्वाभाविक रूप से हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा डैमेज किया है या उसको क्षति पहुंचाई है। हमें हमारे अधिकाधिक उपभोगमुखी समाज के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले औद्योगिक विकास और गहन कृषि बड़ी मात्रा में जल, खनिज, पेट्रोलियम उत्पादों, लकड़ी आदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। खनिज और तेल जैसे अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनकी अगर हम भावी पीढ़ियों का ध्यान रखे बिना इनका लगातार दोहन करते रहें तो ये भविष्य में समाप्त भी हो जाएंगे। इमारती लकड़ी और जल जैसे नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका उपयोग किया जाता है, पर उन्हें पुनः वृद्धि या वर्षा जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, जैसे लकड़ी है, जल है, ये सब नवीकरणीय है और खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय संसाधन भी जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें फिर से पैदा किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति जिस गति से उन्हें पैदा करती है, अगर उससे तेजी से हम उनको समाप्त करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही समस्या बनेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी जंगल में पेड़ों को उगने और उनके बढ़ने की गति से अधिक तेजी से हम इमारती और जलावन लकड़ी लेते रहें तो लकड़ी की आपूर्ति की भरपाई नहीं हो सकती। ये जो जंगलाती क्षेत्र की हानि से न सिर्फ जंगल के संसाधनों जैसे इमारती लकड़ी और लकड़ी से भिन्न दूसरी वस्तुओं की हानि नहीं होती, इससे हमारे जल संसाधन भी प्रभावित होते हैं। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ों की वजह से ही वन क्या करता है, एक स्पंज की तरह काम करता है। पेड़ लोग जहाँ होते हैं, वन जो होता है, जंगल जो होते हैं, जो स्पंज की तरह
एक फोम जो होता है, स्पंज होता है, उसकी तरह काम करता है, जो वर्षा काल में जल सोखता है और सूखे मौसम में धीरे धीरे उसको छोड़ता जाता है। इसके अलावा जो वन विनाश हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उस कारण भी बाढ़, मानसून काल में बाढ़ हो जाती है, और वर्षा काल जैसे ही समाप्त होता है नदियां सूखने लगती। तो हमारे जो रोजमर्रा के मानवीय कार्यकलाप हैं, उनसे पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे हमें समझना होगा, ताकि हम दीर्घकालिक तक जिन संसाधनों की आवश्यकता है, यानी कि अधिक समय तक वो संसाधन हमें मिलते रहें जिनकी हमें आज भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जिन संसाधनों की आवश्यकता हमें अभी है आगे जाकर नहीं होगी, हमें हमेशा जीवित रहने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इनका उपयोग इस तरह किया जा सके कि हमें ये आगे भी मिलते रहें। हम इनकी तुलना अपने प्राकृतिक संसाधनों की तुलना किससे कर सकते हैं? बैंक में जमा धन से की जा सकती है। यदि हम अगर उस धन को तेजी से उपयोग करते रहें तो क्या होगी? पूंजी घटकर बिल्कुल शून्य हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्याज से ही काम चलाते रहें, उसका सतत उपयोग करें, सस्टेनेबल उपयोग करें, तो वह अधिक समय तक हमारे काम आएगी। इसे ही हम निर्वहनीय उपयोग कह सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो अपनी पर्यावरणीय परिस्थितियों और समस्याओं को हमें समझना होगा और उनके प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी, और अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सजग होना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े लेवल पर ही काम करें। अगर कहीं आप पानी बहता हुआ देखें तो आप उसको बंद कर दें, नल को। कहीं आप सिग्नल पर रुके हैं तो आप अपना व्हीकल ऑफ कर दें, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा ना जाए ऑन रखने में, क्योंकि जब सिग्नल टूटने में भी 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो इन सारी चीजों को कर करके छोटे छोटे जो योगदान हैं, इनसे ही हम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा दान देकर जाएंगे, जो अपनी इन संसाधनों का संरक्षण करेंगे। तो संसाधनों का उपयोग का हमें ढंग बदलना होगा। संसाधनों का अति उपयोग, जनसंख्या वृद्धि और जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है, हम उससे अधिक उपयोग ना करें, और इस उपयोग का हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो अव्यय उपयोग हो जाता है। तो हमें संसाधनों को उपयोग के ढंग पर एक नए नजरिए से सोचना होगा। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर मैम, उत्पादन और भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग, आप पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टानें टूटकर गिर जाती हैं या पर्वत जो टूटकर गिर जाते हैं, उनको भूस्खलन कहते हैं। और उत्पादन? उत्पादन प्रोडक्शन, कोई चीज का निर्माण करना हो तो किसी चीज का निर्माण करना, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब आप लोगों के कोई तो अतः सुरक्षित मानव जीवन के सातत्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। एक मिनट। तो आज का जो लेक्चर है हम इसी के साथ समाप्त करेंगे कि सुरक्षित मानव जीवन के सातत्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना सभी के लिए आवश्यक है, और इसी पक्ष को ध्यान में रखकर ही विश्वविद्यालय में और छोटे विद्यालय से लेकर बड़े विद्यालयों तक पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। और आधुनिक समाज अभी भी अगर पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुआ तो हम किसी न किसी सकते हैं। तो हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। और आज आपने जो कुछ भी सुना, तो अपने पर्यावरण के संरक्षण में छोटा ही मगर अब आप लोगों के कोई सवाल वगैरह हैं तो? मैम, पर्यावरण के लिए कोई संस्था है क्या बनी हुई? पर्यावरण के लिए बहुत सारी संस्था हैं अभी जो काम कर रही है इसको बचाव के लिए। पर्यावरण के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, और बहुत सारे उसके लिए ये भी नीतियां भी बनाई गई हैं। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा कोर्स होता है? क्या एग्रीकल्चर मतलब? आप इससे रिलेटेड सवाल पूछिए। जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, बहुत सारी संस्थाएं भी इसके लिए कार्य करती हैं। आई थिंक टाइम तो हो गया। गणेश जी, गणेश जी। मैम। हाँ बोलिए मैम। आवाज आपकी क्लियर बिल्कुल नहीं है। सभी लोगों ने अपना माइक ऑन कर लिया है। गणेश बोल रहे हैं। जी सर। गणेश जी। जी मैम, बताया जाए। हाँ, क्लास तो ओवर हो गया है।
हाँ खत्म कर सकते हैं आप। मैम मेरा क्वेश्चन